Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. So welcome back to our Sociology in India series. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेस्टर्न अप्रोच टू इंडियन सोसाइटी. इसको समझेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर कोई फॉरेनर पहली बार इंडिया आए और सिर्फ कुछ महीने यहाँ रहे तो क्या वो इंडिया को कम्प्लीटली समझ सकता है? शायद नहीं, है ना, क्योंकि इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है बल्कि एक सिविलाइजेशन है. यहाँ कास्ट भी है, ट्राइब भी है, टेम्पल्स भी हैं, मॉस्क भी हैं, मॉडर्न सिटीज़ भी है और साथ ही साथ ट्रेडिशनल विलेज भी. लेकिन कॉलोनियल पीरियड में ना वेस्टर्न स्कॉलर ने इंडिया को समझने की कोशिश की. आज हम देखेंगे कि उन्होंने इंडिया को किस नज़रिए से देखा और उनके अप्रोच क्या थे और इनकी लिमिटेशन क्या थी, इन सब को समझेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को समझते हैं. तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान ना वेस्टर्न स्कॉलर, एडमिनिस्ट्रेटर और मिशनरीज़ ने इंडियन सोसाइटी को स्टडी करना शुरू किया. ओके, अब सवाल है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या था. क्या वो सिर्फ नॉलेज के लिए स्टडी कर रहे थे? पार्टली यस, लेकिन ना बहुत हद तक उनका पर्पस था गवर्नेंस को संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग, कॉलोनियल कंट्रोल. और इसीलिए ना उनके स्टडीज़ न्यूट्रल भी थे और कभी कभी बायस्ड भी थे. अब एक एग्जांपल आप सपोज़ करो कि मान लीजिए स्कूल में एक नए प्रिंसिपल आते हैं. ठीक है, स्कूल को एफिशिएंटली रन करने के लिए उससे स्टूडेंट, टीचर और स्कूल कल्चर को समझना पड़ेगा. बिल्कुल इसी तरह जो है ब्रिटिश रूलर्स जो थे इंडिया को गवर्न करने के लिए इंडियन सोसाइटी को समझना चाह रहे थे. अब बात करते हैं इनके कॉन्टेक्स्ट के बारे में. बात कर लेते हैं कि वेस्टर्न स्टडीज़ के क्या कॉन्टेक्स्ट. तो चलिए समझते हैं कि वेस्टर्न स्टडी का बैकग्राउंड क्या था. ओके, सबसे पहले कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस वन. ओके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉज और पॉलिसीज़ बनानी थी और इसीलिए उन्होंने कास्ट, रिलीजन, ट्राइब और विलेज का स्टडी किया. ठीक है, फिर आता है राइज ऑफ सोशल साइंस इन वेस्ट. इसको समझ लेते हैं. तो यूरोप में ना सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी रैपिडली डेवलप हो रही थी. इंडिया इन डिसिप्लिन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फील्ड बन चुका था, इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ. एंड देन आया मिशनरीज़ एंड ओरिएंटलिस्ट इंटरेस्ट के बारे में. तो ना ये मिशनरीज़ इंडियन रिलीजन और कस्टम को समझना चाहते थे. उनका एम था रिलीजन रिफॉर्म और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना भी, इसीलिए स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट था उनके लिए. फिर आता है सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन. तो ब्रिटिश पीरियड में ना सेंसस होते थे, गैजेटर्स होते थे, लैंड सर्वे होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स बनते थे, ये सब बनाए गए और ये इंडियन सोसाइटी का ना एक ह्यूज डेटाबेस बन गया. ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव कि इंडिया वाज कंपेयर्ड विद द वेस्टर्न सोसाइटी. अंडरस्टैंड करने के लिए कि इंडिया और वेस्टर्न सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या यूनिकनेस हैं. तो ये एक कॉन्टेक्स्ट था कि वेस्टर्न लोग क्यों इंडिया को स्टडी करना चाहते थे, रीज़न थे ये. अब बात करते हैं कि कुछ मेजर जो है अप्रोचेस के बारे में, क्या अप्रोच फॉलो किए गए थे इन इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए. तो सबसे पहला अप्रोच था ओरिएंटलिस्ट का. हम इसको पहले समझ लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले अप्रोच ओरिएंटलिस्ट ना इंडिया को समझने के लिए मेनली फोकस करते थे इनके एंशिएंट टेक्स्ट पे, संस्कृत लिटरेचर, रिलीजन, फिलॉसफी, लॉज पे. जैसे एग्जांपल कि अगर आप किसी पर्सन को सिर्फ उसकी ओल्ड डायरी पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो, और उसे कभी मिले ही नहीं हो आप, मतलब आप कभी उससे मिले नहीं हो पर उसकी डायरी आपके पास है, तो आप डायरी पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको उसका पास्ट तो पता चलेगा, है ना, लेकिन प्रेजेंट लाइफ कैसे पता करोगे आप. ओरिएंटलिस्ट ने भी लार्जली एंशिएंट टेक्स्ट के बेसिस पर इंडिया को समझा. मेजर स्कॉलर थे इसमें, जैसे कि सर विलियम जॉन्स थे, है ना, उसके बाद एच.टी. कोलब्रुक थे, मैक्स मुलर थे. ये सारे जो थे ओरिएंटलिस्ट अप्रोच के थे. एंड देन जो है इसमें कुछ पॉजिटिव अप्रोच के भी थे. पॉजिटिव साइड से ना उन्होंने इंडिया, इसका पॉजिटिव साइड समझे तो उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन दी. लिमिटेशन ये हुआ कि उन्होंने रियल लाइफ इंडियन सोसाइटी को कम देखा, ज़्यादा फोकस उसके एंशिएंट ग्लोरी पर था. ओके, अब बात करते हैं हम कॉलोनियल
एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के बारे में। तो ये अप्रोच ना डायरेक्टली गवर्नेंस से लिंक था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इंडिया को कंट्रोल और गवर्न करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने स्टडी की यहाँ की कास्ट को, यहाँ की ट्राइब को, विलेज को, लैंड सिस्टम को, रिलीजन को। ओके, और इसमें क्या टूल्स यूज़ हुए, तो जैसे कि उन्होंने सेंसस यूज़ किया, गैजेटर्स, सेटलमेंट रिपोर्ट, सर्वे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुई। एग्जाम्पल जैसे आज गवर्नमेंट सेंसस करती है प्लानिंग के लिए, है ना। ब्रिटिश भी सेंसस करते हैं लेकिन उसके पीछे गवर्नेंस और कंट्रोल का पर्पस भी था। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं W.W. हंटर, H.H. रिजले, क्रूक और थर्स्टन। ये सारे थे। इनका लिमिटेशन बस ये था कि ये ना फोकस करते थे, फोकस अंडरस्टैंडिंग से ना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पर था इनका। अब बात कर लेते हैं मिशनरी अप्रोच के बारे में, ठीक है। तो मिशनरीज़ ना इंडियन सोसाइटी को रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखते थे। उन्होंने फोकस किया सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, विडो कंडीशंस को, है ना। जैसे एग्जांपल मानो कि अगर किसी घर में गेस्ट आए और सिर्फ घर की प्रॉब्लम देखे, अचीवमेंट ना देखे, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट होगी, है ना। मिशनरीज स्टडी भी ना कभी कभी ये प्रॉब्लम उसमें भी ये देखी गई, है ना। इसकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ऐसे सोशल इविल को ना हाईलाइट किया, जैसे ये सती, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, विडो रीमैरिज, इसको हाईलाइट किया। लिमिटेशन की बात कर ले तो इंडियन सोसाइटी को ये ना क्रिश्चियन मॉरल स्टैंडर्ड से जज किए। अब बात करते हैं इनके इवोल्यूशनरी या फिर यूनिलीनियर अप्रोच के बारे में। ये अप्रोच हर्बर्ट स्पेंसर और इवोल्यूशनरी थ्योरीज से इन्फ्लुएंस था। इसके अकॉर्डिंग सोसाइटीज़ प्रोग्रेस करती है, प्रिमिटिव से सिविलाइज्ड हुई है ना। वेस्टर्न स्कॉलर्स ने कभी कभी इंडिया को ना ट्रेडिशनल और बैकवर्ड सोसाइटी के रूप में प्रेजेंट किया। जैसे एग्जांपल आज भी कुछ लोग टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट का ओनली इंडिकेटर मान लेते हैं, लेकिन मोबाइल होने से ना डेवलपमेंट है ये ज़रूरी नहीं है। कल्चर, इक्वालिटी और सोशल रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह ना इवोल्यूशनरी स्कॉलर ने ना डेवलपमेंट को एक ही स्केल से मेज़र किए थे। इनकी लिमिटेशन की बात करें तो इंडिया की ना डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को इन्होंने इग्नोर कर दिया था, ठीक है। अब ना कुछ हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न स्कॉलर और उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो इस पर अब ज़्यादा फोकस करते हैं, ओके। तो ये पढ़ेंगे हम। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले सर विलियम जॉन्स के बारे में, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो थे ना, ये एशियाटिक सोसाइटी इस्टेब्लिश किया इन्होंने और संस्कृत और इंडियन लिटरेचर का इन्होंने स्टडी किया। फिर आते हैं H.T. कूलब्रुक। ये जो हैं ये हिंदू लॉ और वैदिक लिटरेचर का स्टडी किए थे, ठीक है। जेम्स मिल जो थे, इन्होंने ना हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक किताब लिखी और इंडिया को ना बैकवर्ड सोसाइटी के रूप में डिस्क्राइब किया। W.W. हंटर की बात करें तो ये जो हैं इंडियन मुस्लिम और कास्ट कस्टम पे वर्क किया। H.H. रिजले की बात कर ले तो ये सेंसस जो है कमिश्नर थे और कास्ट और रेस स्टडी के लिए ये बहुत फेमस थे। क्रूक की बात करें तो क्रूक जो थे ना ये ट्राइब्स, कास्ट स्टडीज़ ये सब करते थे और ये इन्होंने इंडिया में किया। थर्स्टन जो थे ये साउथ इंडियन कास्ट और ट्राइब इन सब की इन्होंने स्टडी डिटेल में की। मैक्स मुलर की बात करें तो इन्होंने वेदास को ना एडिट और ट्रांसलेट किया, ठीक है। मैक्स मुलर वेदास को एडिट किया, ट्रांसलेट किया। इंडियन रिलीजन और फिलॉसफी को इन्होंने पॉपुलर बनाया, ठीक है। अब ना कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं, वेस्टर्न अप्रोच के कुछ की फीचर्स की। अगर एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स आए तो ये पॉइंट याद रखना है। फीचर्स क्या हैं, तो ये ना टेक्स्ट बेस्ड स्टडीज़ थी, डिस्क्रिप्टिव नेचर था, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव था, फोकस ना कास्ट पे था, ट्राइब पे था, रिलीजन पे था, विलेज पे था, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस था और एथनोसेंट्रिक टेंडेंसीज थे इनमें, ठीक है। अब आप क्या सोचते हो कि क्या इंडिया को सिर्फ कास्ट और रिलीजन से समझा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना। इसी वजह से लेटर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप किए।
है ना। अब इसके साथ अब हम क्रिटिसिज्म की भी बात कर लेते हैं। अब देखते हैं कि मेजर क्रिटिसिज्म क्या था। कॉलोनियल बायस, बहुत स्टडीज़ कॉलोनियल इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस थी। दूसरा कि स्टेट व्यू ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया को ना अनचेंजिंग सोसाइटी के रूप में प्रेजेंट किया गया। तीसरा कि इग्नोर्ड इंडियन वॉइसेस, यानी कि इंडियन पीपल्स पर्सपेक्टिव को ना कम इम्पॉर्टेंस दी गई। देन आता है स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि कभी कभी इंटायर इंडियन सोसाइटी के बारे में जनरलाइज एक क्या कह सकते हैं व्यू पॉइंट उन्होंने दिया। जैसे एग्जांपल, अगर आप ना जैसे मान लो महाराष्ट्र की विलेज पूरी इंडिया को डिफ़ाइन नहीं कर सकती है ना। आप महाराष्ट्र के किसी विलेज की स्टडी करते हो और आप ये नहीं मान सकते कि वो विलेज का जो आपको स्टडी मिलेगा वो पूरे इंडिया का वही है, हाल नहीं हो सकता है ना। तो क्या वो करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और यही प्रॉब्लम कई वेस्टर्न स्टडीज़ में थी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। हमने इसके क्रिटिसिज्म भी कर ली, मतलब नेगेटिव बातें भी कर ली, तो थोड़ी पॉजिटिव भी कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम सिर्फ ना क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। वेस्टर्न स्कॉलर ने कुछ वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन भी दिया। जैसे पहला कि रिच डेटा कलेक्शन, मतलब उन्होंने ना कलेक्ट किया सेंसस डेटा, सर्वे रिपोर्ट, गैजेटर्स। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कास्ट, ट्राइब और कस्टम का डिटेल रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। तीसरा कि फाउंडेशन ऑफ सोशल साइंस, मतलब इंडिया में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के डेवलपमेंट के बेस क्रिएट किए, वहीं से क्रिएट हुआ। देन आता है वो कि रिसर्च ट्रेडिशन, यानी साइंटिफिक स्टडी और फील्ड रिसर्च को इनकरेज किया, उनकी वजह से ही हुआ। ओके, सो इफ़ ए क्विकली समराइज और क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडी टुडे, तो हमने देखा कि वेस्टर्न अप्रोच इमर्ज हुई ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। ठीक है, मेन अप्रोच इनका ओरिएंटलिस्ट था। ठीक है, मेन अप्रोच जो था इनका ओरिएंटलिस्ट था। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स जो थे, जैसे कि विलियम जॉन्स, कोलब्रुक, जेम्स मिल, एच रिजले, मैक्स मुलर, ये सब इसका स्ट्रेंथ था। ये रिच जो है एम्पेरिकल डेटा, डॉक्यूमेंटेशन। वीकनेस ये था कि ये जो है कॉलोनियल बायस, एथनोसेंट्रिसिज्म और स्टीरियोटाइप से भरा पड़ा था। दिस स्टडी लेड द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। ओके, सो इफ वी क्विकली कंक्लूड टुडेज लेक्चर, सो क्लास, वेस्टर्न अप्रोच इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए पहली सिस्टमैटिक अटेम्प्ट थी। वेस्टर्न अप्रोचेस से इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए उन्होंने ना वैल्यूबल डेटा दिया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स किए, सोशल साइंस की फाउंडेशन रखी, लेकिन साथ ही कॉलोनियल बायस भी था, एथनोसेंट्रिसिज्म भी था और इंडियन पर्सपेक्टिव को इग्नोर भी किया गया, है ना। और इसीलिए आज इंडियन सोशियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है कि वेस्टर्न इंसाइट को भी समझना और इंडियन रियलिटीज़ को भी इम्पोर्टेंस देना, है ना। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन रिस्पॉन्सेज टू वेस्टर्न अप्रोच के पीछे इंडियन का क्या रिस्पॉन्स रहा एंड द इमर्जेंस ऑफ इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव. So thank you everyone. See you in lecture 3. If you like this lecture, do subscribe to the channel. Till then, keep learning. Thank you. Thank you so much.